Assalamu alaikum class, Samreen here. Today we are starting our new chapter from FSC part 2. सेकेंड ईयर की क्लास है आज और हमने चैप्टर स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए क्लास। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं जिसमें क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन हम लेंगे, होता क्या है, क्या चीज़ है, कब अपीयर होता है, कैसे इसकी शेप होती है, ये सारे जो है वो आज छोटे छोटे से टर्मिनोलॉजी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोम क्या होता है क्लास। क्रोमोसोम बेसिकली क्या चीज़ है। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। थ्रेड लाइक का मतलब धागे की तरह होता है, बिल्कुल बारीक सा धागा होता है जो आपके पास अपीयर होगा किस टाइम में, जब सेल डिवाइड करने लगता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, सेल डिवाइड करने का क्या मतलब है। आपके पास एक सेल है ना क्लास, इस सेल ने जब भी अपने आप को डिवाइड करना है, कि ये डिवाइड ना करता होता तो नंबर ऑफ सेल जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहे हैं, तो वो आपके सेल्स जो है अगर डिवाइड ना करते होते तो आपकी ग्रोथ के साथ साथ आपकी जो साइज बढ़ रहा है वो ना बढ़ता। ये साइज और हाइट और आपके जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो साइज में इंक्रीज होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि उनके अंदर सेल की डिवीजन हो रही होती है। सेल जब भी डिवाइड करेगा, एक सेल से दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो उसका डीएनए है वो डबल होगा। डीएनए डबल होगा तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर अपीयर होंगे और क्रोमोसोम हाफ हाफ होंगे। हर सेल के अंदर जो है वो जितने पेरेंट सेल के अंदर होंगे उतने ही डॉटर सेल के अंदर होते हैं। ये भी डिटेल टॉपिक है, हमने जो है वो उसके अंदर पढ़ना है माइटोसिस मियोसिस के अंदर, ये एक अलग डिटेल है। थोड़ी बहुत आपको इंट्रोडक्शन देना था कि डिवाइड क्यों करता है सेल। अब आ जाते हैं वापस कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लास यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रॉ किया, दिस इज द सेल, ठीक है। और इस सेल के अंदर जब हम जाते हैं तो डेफिनेटली एक सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है। जब आप अंदर जाएंगे तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, दैट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जब आप उसके अंदर जाते हैं, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस को बड़ा करके दिखाया है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर होते हैं, दीज आर द पोर्स, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो पोर्स होते हैं न्यूक्लियर पोर हो गए। अब जब आप उसके अंदर जाते हैं तो एक लिक्विड मटेरियल होगा जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब होता क्या है क्लास कि जब अभी सेल ने डिवाइड नहीं किया, अभी वो तैयारी कर रहा होगा, उसके अंदर बारीक बारीक बहुत बारीक धागे से नजर आएंगे आपको। आप उनको नाम देते हैं क्रोमेटिन मटेरियल का, ठीक है जी। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, यहां पे इसको भी क्लियर करें। जब आपके पास जो डीएनए है, डीएनए के साथ क्या चीज लगेगी, डीएनए के साथ जब प्रोटीन्स लग जाएंगी तो हम उसको बोलते हैं नाउ दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल। कैसे, एक आपके पास यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक आपके पास ये डीएनए का थ्रेड है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है आपको पता है, और प्लस इसके साथ छोटी छोटी सी प्रोटीन जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन या फिर हिस्टोन्स का। जब ये इसके साथ मिल जाएगा, ये डीएनए का थ्रेड है और ये प्रोटीन के ऊपर बाइंड हुआ, और ऐसे करके ये जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो हम इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। समझ आई क्लास। क्रोमेटिन मटेरियल कब बोलेंगे आप, जब उसके साथ डीएनए के साथ क्या लग जाएगा, डीएनए रैप कर जाएगा किसके ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर। लेकिन अब जब अभी सेल डिवाइड करने नहीं है, अभी सेल रेस्ट पे, आपका नॉर्मल सेल है, उसके अंदर बारीक बारीक से आपको धागे नजर आते हैं। उन बारीक धागों को आप क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, यानी डीएनए प्लस प्रोटीन। बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दीज थ्रेड बिकम्स थिक। कैसे, ये ऐसे करके ये एक थ्रेड था, इस थ्रेड ने अपने आप को कंडेंस किया, मजीद उसके अंदर एक लंबा थ्रेड है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे करके एक लंबा थ्रेड है, इसने कॉइल करना है, कॉइल किया, पहले ये इस फॉर्म में प्रोटीन के ऊपर अटैच है, उसने कॉइल किया, मजीद उसके अंदर क्या आ गया, हेलिक्स आ गए, मजीद बल आ गए। ये जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये कॉइलिंग है, ठीक है। पहले इस तरह था, फिर इसने अपने आप को कॉइल किया, दिस इज कॉइलिंग। उसके बाद दीज आर सुपर कॉइलिंग। तो आपके पास जब सुपर कॉइल हो जाएगा उसका क्रोमेटिन मटेरियल, बल के ऊपर बल आ जाएंगे। एक लंबा थ्रेड ऐसे है, इसने अपने आप को ऐसे बल दिया, फिर इसने ऐसे बल दिया वापस आके, तो ये कंडेंस हो गया, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है क्लास। कंडेंसेशन हो गई है तो उस टाइम में क्या होगा, जो आपको बारीक धागा नजर आ रहा था एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, क्रोमोसोम आपको क्या नजर आएगा, एक थिक एरिया नजर आएगा, वो थिन थ्रेड थिक हो जाएगा और उसको आप नाम देते हैं दिस इज क्रोमोसोम। आई होप आपको समझ आई होगी।
क्रोमेटिन मटेरियल कब होगा? जब अभी सेल ने डिवाइड नहीं किया, थिन थ्रेड्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन जब डीएनए सेल डिवाइड कर रहा है तो डीएनए ने कॉइलिंग शुरू करनी है, मजीद उसको कॉइलिंग, उसके अंदर बल आएंगे। उसने कॉइलिंग जब करनी है तो कॉइल्ड होके कंडेंस होके, कंडेंसेशन के बाद जो एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है उसको आप बोलते हैं क्रोमोसोम। यहां पे डेफिनेशन देखें, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवाइड करेगा उस टाइम में ये थ्रेड्स थिक हो जाएंगे और वो थिक थ्रेड्स को आप क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम का। इसके अंदर क्लास एक और चीज कि अगर आपको यहां तक क्लियर होगी बात तो हम आगे चलते हैं। क्रोमोसोम के बारे में एक बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट सेल्स के अंदर पाया जाता है। यूकैरियोट सेल कौन से होते हैं? जिनके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है उनको हम क्या नाम देते हैं? डेफिनेटली प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की, क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने देखा, कहां देखा, किस सेल के अंदर आइडेंटिफाई किया? तो वेल्दर फ्लेमिंग एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1882 के अंदर सेलेमेंडर के एग के अंदर, सेलेमेंडर अब क्या चीज है? एग किसका था? सेलेमेंडर का। सेलेमेंडर क्या चीज है? एक एम्फीबियन है, ठीक है। जैसे आपके पास फ्रॉग्स हैं वैसा ही होता है, लिजर्ड की शेप का होता है, लेकिन ये ब्लैक इन कलर होता है और इसकी बॉडी स्लिपरी होती है। उसके एग के अंदर सबसे पहले किसने देखा? वेल्दर फ्लेमिंग ने देखा 1882 के अंदर, और उसको नाम उसने क्या दिया? क्रोमोसोम का। अब आ जाते हैं क्लास, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। आपके पास जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस सिंपल यही है कि आपके पास सबसे ज्यादा जो करेक्टर्स बन रहे हैं, करेक्टर्स क्या होते हैं? खुसूसियात। आंख का कलर, आपकी फिंगर की लेंथ, आपकी हाइट, आपके बालों का कलर, आपके बोलने, आपकी पिच, आपके जो भी टीथ हैं जिनका, उनके सबका साइज, ये सारी चीज जो आपकी बॉडी, आपके स्ट्रक्चर को बना रही है, इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर को बना रही है, वो सारे के सारा मैसेज कहां पे होता है, कोड कहां पे होता है? वो आपके पास इस क्रोमोसोम के अंदर होगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स दैट मेक्स एन इंडिविजुअल। अब उसके अंदर क्या होगा कि जो अब कैरेक्टर्स मैंने आपको बोला कि आई का कलर, किसी का आई का कलर ब्लैक होता है, लेंस का किसी का ब्राउन होगा, किसी का थोड़ा सी ग्रीन होता है। तो ये कैरेक्टर कौन लेके आ रहा है? कोड कौन लेके आ रहा है? वो जो क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है क्लास? उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होती हैं और वो एक जीन एक खुसूसियत को कंट्रोल कर रही होती है। इसकी मिसिंग की वजह से क्या होगा? अगर इसमें से कोई क्रोमोसोम मिस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे अंदर हमारा एक जो सेल है ना, एक सेल, नॉट ऑल सेल, एक सेल, स्किन के अंदर से कोई सेल आपने निकाला, उस एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन 46 में से कोई एक मिस हो जाए या उस क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट मिस हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अब फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम है, इसमें से एक पार्ट मिस हो गया तो इसमें जो जीन्स आए थे वो निकल गए, जीन्स खत्म हो जाएंगे, नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है जो जीन्स यहाँ पे जिस प्रोटीन को फॉलो कर रहे थे, जिस प्रोटीन को जाके बनाएंगे, वो क्या होगा? वो प्रोटीन उस इंडिविजुअल के अंदर नहीं बनेगी। आपको इस तरह समझ आ जाएगी। हमारे अंदर एक ऑक्सीजन को कैरी करने वाली प्रोटीन है जिसको आप नाम देते हैं हीमोग्लोबिन का, ठीक हो गया। अब वो हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल इस क्रोमोसोम के अंदर, इस जीन के अंदर जिसको हमने ए नाम दिया है, इस ए में ए जीन ने हीमोग्लोबिन बनानी है और ये वाला क्रोमोसोम अगर ये पार्ट मिस हो गया तो हीमोग्लोबिन जीन ट्रांसफर नहीं होगी। जब हीमोग्लोबिन जीन ट्रांसफर नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगी और जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो ऑक्सीजन कैरी करने वाला जो सिस्टम है वो भी नहीं चल सकेगा। जब ऑक्सीजन हर सेल तक नहीं पहुंचेगी तो डेफिनेटली सेल क्या करेंगे? डाई करते जाएंगे। अब आपके पास वो इंडिविजुअल अल्टीमेटली क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ये तो था इसकी इंपॉर्टेंस और डिस्कवरी क्रोमोसोम की। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्लास इसके दो कंपोनेंट्स हैं क्रोमोसोम के, एक क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमियर। कैसे? ये जो आपके पास क्रोमेटिड सेंट्रोमियर है कि आप ये जो देख रहे हैं ये एक क्रोमोसोम है, इसके अंदर यहां पे एक सेंट्रोमियर है। ये इसके दो क्रोमेटिड्स हैं, ये भी क्रोमेटिड है,
ठीक हो गया। और इसके साथ ये क्या है, एक सेंट्रोमेयर है, ये भी एक क्रोमोसोम है और इस फॉर्म में जब आप देखते हैं ये भी एक क्रोमोसोम है। इसके अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स कितने हो गए इसके अंदर टोटल, ये एक क्रोमेटिड, इसके साथ ये दूसरा क्रोमेटिड, तो इसका ये सिस्टर क्रोमेटिड होगा। क्लियर क्लास? अब आप आ जाएं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये तो सिंगल है, हम इसको डबल कैसे बोल रहे हैं, ये डबल है, हम इसको एक सिंगल क्रोमोसोम कैसे बोल रहे हैं। तो जब भी आप क्रोमोसोम के काउंट करते हैं क्रोमोसोम को, तो उसके अंदर हम एक रीजन को काउंट करते हैं जिसके बिहाफ पे हम क्रोमोसोम का नंबर डिटरमिन करते हैं। ये तो दरमियान में एरिया है जिसको आपने नाम दिया है सेंट्रोमेयर। ये सेंट्रोमेयर असल में डिटरमिन करता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं। नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमेयर 2 है, क्रोमोसोम 1, सेंट्रोमेयर 2 है, क्रोमोसोम 2 है, सेंट्रोमेयर 1 है, क्रोमोसोम 1 है, आइदर इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में। दिस इज सिंगल क्रोमोसोम क्लास। कीप इन माइंड दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। गॉट? सेंट्रोमेयर 1 है, क्रोमोसोम 1 है, सेंट्रोमेयर 1 है, क्रोमोसोम 1 है। अगर आप इधर दूसरा क्रोमोसोम, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक और क्रोमोसोम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। नाउ दिस इज 1 एंड दिस इज 2। व्हाई? बिकॉज नाउ द सेंट्रोमेयर इज सेपरेट ऑन ईच क्रोमेटिड। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। इसके साथ ही आपके पास एक चीज के, अगर आप सेंट्रोमेयर कंपोनेंट को जो है वो पॉइंट देख चुके हैं कि क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप एक और टर्मिनोलॉजी आपकी बुक में डिस्कस हुई है, दिस इज कैरियोटाइपिंग। व्हाट इट मीन्स, कैरियोटाइपिंग क्या होती है क्लास, इसकी समझ आ गई? कैरियोटाइपिंग का मतलब है जितने क्रोमोसोम एक सेल के अंदर प्रेजेंट हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, उनकी स्टेनिंग की जाती है, उनको कलर दिया जाता है, और जिस तरह की उनकी शेप आती है, जिस तरह की उनकी अरेंजमेंट आती है, उसको आप क्या बोलते हैं? कैरियोटाइपिंग। पर्टिकुलर अरे मीन्स टू से अरे इज एन अरेंजमेंट, सीक्वेंस, तरतीब किस चीज की? उस क्रोमोसोम की। फॉर एग्जाम्पल हम इधर सपोज कर देते हैं कि एक सेल हमारे पास और इसको हमने स्टेन किया। इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इस तरह के क्रोमोसोम अपीयर हुए, ठीक है, ऐसे। ये डिफरेंट साइज के हैं। अब इसकी जो पर्टिकुलर अरे आ रही है, ये सबसे छोटा क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिड थोड़ा सीक्वेंस में है, सेंटर में है, मिडल वाला क्रोमोसोम इंटरमीडिएट हो गया, और ये आपके पास उन सारे क्रोमोसोम से थोड़ा सा बड़ा है। दिस इज अरे, सीक्वेंस, अरेंजमेंट, नंबर ऑफ सर्टेन क्रोमोसोम दैट आर प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल इन अ सेल। इसको आप क्या बोलते हैं? कैरियोटाइपिंग। ठीक हो गया क्लास? अब इसके अंदर क्या होता है? कैरियोटाइपिंग क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है ताकि आप लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर देख सको। कैसे लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर आप देखेंगे कि ये जो आपको मैंने ड्रॉ किए यहाँ पे क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, इसका सेंट्रोमेयर यहाँ पे है, इसका सेंट्रोमेयर थोड़ा सा अप साइड है, दूसरा जो उसका आर्म है वो लोअर साइड होता है। इसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल पीक पे है। तो ये जो लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर आपको कैरियोटाइपिंग बता देती है। दूसरे नंबर पे लेंथ ऑफ आर्म। ये क्या चीज है क्लास? इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम को आपने कंपेयर करना है। इसमें जो लेंथ ऑफ आर्म है, यानी एक क्रोमोसोम है, इसमें जो लेंथ है और इस दूसरे क्रोमोसोम की लेंथ, इन दोनों की लेंथ जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रही है, अलग है। एक थोड़ा बड़ा है, दूसरा छोटा है। तो जब आप कैरियोटाइपिंग करते हैं, एक डाई डालते हैं, कलर देते हैं उसको, तो उस टाइम में आपको पता चल जाता है कि क्रोमोसोम लार्ज कौन सा है और क्रोमोसोम स्मॉल कौन सा है। किस बिहाफ पे? लेंथ ऑफ द आर्म। दीज आर आर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है जी, क्लियर? अब आ जाते हैं आपके पास कि कैरियोटाइपिंग एक और चीज भी बताती है, और वो है आपके पास कॉन्स्ट्रिक्शन।
कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? नॉट, गिरा नहीं लग जाती, जैसे आप किसी चीज को बांध दें, दो रस्सियां लें, उसको दरमियान से आप टाई कर लें, उसको आप कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे एक क्रोमोसोम मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम, यहाँ पे इनके साथ ये नॉट जो बना है, जो टाई हुआ है, बंधा है, उसको आप कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया? तो एक अरे आपको क्या बताती है? लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर, दूसरा लेंथ ऑफ आर, तीसरा कॉन्स्ट्रिक्शन दैट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं आगे क्लास। जो एक और चीज आपने इसके अंदर डिस्कस करनी है इंट्रोडक्शन के अंदर, वो है शेप ऑफ क्रोमोसोम। यहां तक आपको अगर क्रोमोसोम के बारे में जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया बन गया है, कॉन्सेप्ट मिल गया है, तो हम आगे चलते हैं। और इसमें क्या है, मैंने आपको पहले बोला, ये भी क्रोमोसोम है, इस फॉर्म में भी क्रोमोसोम है, दीज आर सिंगल क्रोमोसोम। इसमें एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, इसमें भी एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, दूसरे का ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्रोमेटिड्स होते हैं आर्म्स, ठीक है, और जो उसके साथी होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है क्लास, सिस्टर का मतलब क्या है? क्यों बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स? उधर शेप ऑफ क्रोमोसोम से पहले ये चीज आप ये देखें, ये एक क्रोमोसोम है, इसके अंदर यहां पे एक जीन प्रेजेंट है जिसको हमने लेबल दिया ए, दूसरा यहां पे जीन प्रेजेंट है जिसको हमने लेबल दिया बी। उसी के साथ दूसरा जो क्रोमोसोम अपना जब डीएनए डुप्लीकेट हो रहा होता है, सेल ने डिवाइड करना है, तो सेल के अंदर जितने 46 क्रोमोसोम है उसका डबल करना है। जब वो 46 क्रोमोसोम का डबल करेगा तो देन इट मीन्स कि जहां पे ये दूसरा जो इसका साथी बनेगा उसकी लोकेशन पे यहाँ पे बी जीन होगा, इसके साथ यहाँ पे ए जीन होगा। दिस इज सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि जो लोकस है जीन का, जीन की लोकेशन है, जीन जहां पे प्रेजेंट है उसके अंदर वो जीन सेम दूसरे आर्म के अंदर वहीं पे उसकी लोकेशन है। इसको आप क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन दोनों का अगर आपस में बाजू चेंज भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लोकेशन है वो इसके अंदर भी है, वही जीन्स की लोकेशन, इसके अंदर जो जीन्स की लोकेशन है वही इसके अंदर भी है, तो इसलिए इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, इसलिए हम इनको नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब आ जाते हैं शेप ऑफ क्रोमोसोम के अंदर। जो क्रोमोसोम की शेप आप बनाते हैं वो किस बिहाफ पे बनती हैं? प्रेजेंट ऑफ या लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमेयर कॉन्स्ट्रिक्शन। सेंट्रोमेयर की लोकेशन के बिहाफ पे आप क्या बोलते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम की शेप्स बनती हैं। अगर लोकेशन जो आपका सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल टिप पे होगा, क्रोमोसोम का आर्म जो है उसके एंड पे होगा, तो हम उसको बोलते हैं दिस इज एक्रोसेंट्रिक, सॉरी टीलोसेंट्रिक। और जिसके अंदर आपके पास जो ये सेंट्रोमेयर में जो लोकेशन है सेंट्रोमेयर की क्रोमोसोम के अंदर, वो थोड़ी सी जो लेफ्ट सेकंड आर्म होता है उससे बिलो होगी, सेकंड आर्म उसके अंदर प्रेजेंट होगा लेकिन अपने टिप से थोड़ा सा बिलो होगा। इसको आप क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, और इसकी शेप किस तरह होती है? जे शेप बनाएगा। ये थोड़ा सा आर्म छोटा है, ये लेंथ में ज्यादा है, तो आपके पास क्या होगा? ये जे शेप बनाएगा। जे ऐसे होता है ना आपके पास, ऐसे, तो ये छोटा आर्म और इसके साथ ये लेंथी आर्म। फिर तीसरी शेप जो क्रोमोसोम की बनती है उसमें ये होगा कि जो सेंट्रोमेयर है वो इतना जो ये दो आर्म्स के दरमियान सेंटर से थोड़ा सा अप, अगर आप बिलो देखेंगे तो सेंटर से अप, और अगर आप ऊपर से देखेंगे, अबव देखेंगे तो सेंटर से, अगर आप यहां से देखेंगे तो सेंटर से जो है वो अबव होगा, यहां से इस साइड से, और अगर आप ऊपर से देखें तो सेंटर से क्या होगा? ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सेंटर से अबव या बिलो प्रेजेंट होगा सेंट्रोमेयर, तो आप क्या बोलते हैं उसको? ये आपके पास सब मेटासेंट्रिक, और उसकी शेप कैसी होती है? एल शेप होती है क्लास। चौथे नंबर पे जो क्रोमोसोम बनता है उसकी शेप होती है वी। इसमें क्या होगा? जो लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल इन द सेंटर होगा। जब सेंटर में होगा तो आप क्या बोलते हैं? उसके दोनों आर्म्स में जो साइज है, जो उसके अंदर लेंथ होगी, दोनों आर्म्स की इक्वल होगी, और जो कंस्ट्रिक्शन बनेगी वो सेंटर में बनेगी, जो नॉट बनेगी, और उसको आप क्या बोलते हैं? मेटा
centric. This is submetacentric, this is metacentric, and this is the acrocentric, and this one is telocentric. ठीक हो गया. एक और चीज, अगर आपको कॉन्स्ट्रिक्शन के अबाउट थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है, समझ नहीं आया, कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है, नॉट, गिरा, यहां पे वो डीएनए होगा जो आगे जाके जीन्स जिसने कोड नहीं करनी है, नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन यहां पे प्रेजेंट होगा, और जो कोडिंग रीजन होता है वो सारा इस डीएनए के अंदर होगा. किसी क्रोमोसोम के अंदर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होती है. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन तो सेंट्रोमेयर बन गया, जो गिरा बनी एक पहली गिरा होती है उसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं. जो सेकेंडरी, समटाइम्स सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बनती है, जैसे एक क्रोमोसोम ये है, उसकी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, दूसरा आर्म है और उसकी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यहां पे आ जाए, दूसरी कंस्ट्रिक्शन. तो जो सेकेंड आपके पास क्या होगी, नॉट बनती है, उसको आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देख लेते हैं जी. अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या होगा, एक बॉडी बनती है जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम कैसे होगा कि डीएनए और उसके साथ प्रोटीन्स. जब आप क्रोमोसोम को खोलते हैं ना क्लास, तो सबसे पहले क्रोमोसोम खोलेंगे, दिस इज सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर दैट अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. ठीक हो गया, दिस इज सिंगल क्रोमोसोम. इसका एक पार्ट आपने निकाला और जब आपने उसको हाईलाइट करके देखा तो आपको कुछ ऐसे करके हिलिक्स नजर आए. ठीक हो गया. जब आपने इसमें से भी कुछ एक पार्ट जो है वो निकाल के देखा तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया. ठीक हो गया. अब इसके अंदर आप देखते जाएं, इसके अंदर भी आपने इस एरिया को निकाल के देखा तो आपको इस तरह का हिलिक्स नजर आए. जब आपने फाइनल देखा इसके अंदर तो आपको मिला डीएनए और प्रोटीन्स. कैसे, ये डीएनए पड़ा है, डबल हिलिक्स होता है, इस डीएनए के साथ क्या होगा, आपने लगानी है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स कौन सी, हिस्टोन्स. इनको हम नाम देते हैं, स्पेसिफिक नाम, जो कि आप क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स. ठीक हो गया. हिस्टोन्स प्रोटीन क्या होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन क्या एक टोटल 4 प्रोटीन्स पे बेस करता है, ये एक, और इसके अंदर जो एक एक प्रोटीन है वो डबल डबल होती है. कैसे, H2A, H2B, H3 और H4, 4 यूनिट्स होते हैं. H2A, H2B, H3, H4, ये 4 हैं. 4 ऐसे करके प्लेस हैं, तो ऊपर 4 हैं और नीचे भी 4 हैं. H2O, अगर H2A यहां पे है तो इसके बिलो बिल्कुल H2A प्रेजेंट होगी. H2B यहां पे प्रेजेंट है, H2B इसके बिल्कुल बिलो प्रेजेंट होगी. H3, H4, तो टोटल कितने होंगे, 8. इसलिए हम बोलते हैं हिस्टोन, जो एक हिस्टोन होती है किसके इक्वल होगी, ऑक्टामर. ठीक है क्लास. अब आ जाते हैं कि ये डीएनए हिस्टोन कैसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं. वो इस तरह है कि एक ये डीएनए है, इसने इस प्रोटीन, ये आपके पास हिस्टोन्स पड़ी हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट एरियाज में, ये हिस्टोन्स हैं, इसके ऊपर रैप करना है. वो कैसे करेगा कि ऐसे, फिर ऐसे, डबल हेलिक्स में ऐसे 2 टर्न लेता है ये ऐसे करके. अब ये जो डीएनए, जब हमने इसको देखा कि जितना ये ऊपर इसके ऊपर रैप करता है तो टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 200 न्यूक्लियोटाइड्स का एक टर्न आता है, और उसको आप क्या बोलते हैं, इस फॉर्म में हम इसको नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का. सोमा होती है बॉडी, न्यूक्लियस की बॉडी, यानी न्यूक्लियर मटेरियल जो है उसकी एक बॉडी बन जाती है. किसके ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर. अब आ जाते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम होता है ये क्या करता है क्लास. जो न्यूक्लियोसोम आपने बनाया, इसके अंदर आप जब देखते हैं ये जो हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, इनके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव. और जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज होता है. आपको पता है ये बात, डीएनए क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि उसके अंदर फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और फास्फोरिक एसिड की वजह से वो नेगेटिव होता है. पॉजिटिव होंगी तो नेगेटिव उसके ऊपर अट्रैक्ट करता है. पॉजिटिव हिस्टोन्स हैं, इनके अंदर ये पॉजिटिविटी क्यों आती है, आपके पास जब हम अमीनो एसिड को पढ़ते हैं तो अमीनो एसिड के अंदर 2 कैटेगरीज बनती है, एक नेगेटिव एक जो है वो एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, दूसरे बेसिक होते हैं.
अब जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें जो आर चेन होती है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप। जो पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होंगे उनके ऊपर लास्ट पे अमीनो ग्रुप होगा या कोई पॉजिटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो अमीनो एसिड होगा उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो जो हिस्टोन्स हैं इसमें वो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे आपके पास ल्यूसीन है, ठीक है, आर्जिनिन और लियोसीन, ये दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, आर्जिनिन प्लस लियोसीन। और इनकी प्रेजेंस की वजह से जो हिस्टोन्स हैं वो क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं दैट मेक्स द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद डीएनए, जिसकी वजह से क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोसोम। क्लियर। अब आ जाते हैं क्लास कि जो क्रोमेटिन मटेरियल हमने बात की थी कि प्रेजेंट होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्रोमेटिन मटेरियल असल में दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमेटिन, और इसके अंदर दो कैटेगरीज बनती हैं, वो कौन सी हैं क्लास? सबसे पहले हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा यू। हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब है डीएनए प्लस प्रोटीन, यानी डीएनए का वो हिस्सा जिसने आगे कोड नहीं करना, नॉन कोडिंग रीजन, जिसने सेल डिवीजन के अंदर तो इन्वॉल्व हो जाना है लेकिन जो आगे स्ट्रक्चर बनने हैं, खुसूसियात बननी है, उसके अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होगा। दिस इज नॉन कोडिंग रीजन। और जो यू क्रोमेटिन्स होता है ये ट्रू होता है, यू मीन ट्रू क्रोमेटिन, यानी ऐसा रीजन जो कोडिंग रीजन होगा डीएनए का, जिसके अंदर ऐसे जीन्स होंगे जो ऑन होंगे। ऑन होने का मतलब जिन्हों आगे खुसूसियात बनानी है, ये ऑफ जीन्स होते हैं, जिन्होंने आगे कोई भी प्रोटीन नहीं बनानी, कोई भी खुसूसियात नहीं बनानी। और ये वो रीजन होगा जिसके अंदर वो जीन्स होंगे जिन्होंने आगे जाके खुसूसियात बनानी है, इसके अंदर ऑन जीन होते हैं। दिस इज कोडिंग रीजन। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम। हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है और उसके साथ साथ हमने उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे वो हमने आज हाईलाइट किए हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए इजाजत चाहिए।